नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और बड़ी खबर आ रही है गलवान वैली से। गलवान वैली में एनएसए अजीत डोभाल ने चीन की सेना को पीछे हटने के लिए किया मजबूर। जी हां, कल एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से लगातार 2 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात की और इसमें ऐसी बहुत महत्वपूर्ण इन दोनों के बीच में बात हुई कि आज चीन की सेना गलवान वैली में पीपी पॉइंट 14 से 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। तो इसी पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर, जो चाइना आज तक हमें गीदड़ भभकी दे रहा था और अपनी विस्तारवादी की जो चाल थी वो यहाँ चलने की कोशिश कर रहा था, और रातों रात ऐसा क्या बात हुई ये एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच के इतना जो आज तक गीदड़ भभकी दे रहा था वो अचानक से पीछे अपने टेंट भी उखाड़ के ले गया। ऐसा क्या बात हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये जो अजीत डोभाल हैं ये वाकई में मोदी जी के लिए एक संकट मोचन की तरह हैं। और जिस तरह से हमने देखा है कि श्री राम भगवान जब रावण को विजय प्राप्त करने जा रहे थे तो हनुमान जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक इसी तरह हमने देखा है कि जब से मोदी सरकार आई है, जब भी कभी ऐसी कोई संकट की घड़ी आती है कि कहीं दुश्मन देश या देश के अंदर बैठे हुए दुश्मन जब कहीं एक्टिव होते हैं, तब अजीत डोभाल अंदर अंदर कुछ अंडर कवर काम करते रहते हैं और अचानक फिर जब सामने आते हैं तब वो मामला शांत करके ही जाते हैं। हमने देखा उनको दिल्ली दंगे के अंदर, दिल्ली दंगा जिस समय था पूरी दिल्ली में दहशत थी, चारों तरफ आगाजनी और लूट हो रही थी। ऐसे समय में अजीत डोभाल निकल करके आए और जनता के बीच में गए। उन्होंने एक मैसेज दिया कि सरकार आपके साथ है और सुरक्षा बल आपके साथ हैं, आप सुरक्षित हैं, ऐसा भरोसा उन्होंने दिलाया। उसके बाद दिल्ली में शांति हुई। इसी तरह हमने इनका कमाल देखा सर्जिकल स्ट्राइक में। सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी जो स्क्रिप्ट थी वो अजीत डोभाल जी ने लिखी थी और उसका पूरा संचालन अजीत डोभाल जी की निगरानी में हुआ। और किस तरह से बेहतरीन तरीके से हमारे कमांडोज पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को ध्वस्त करके बिना खरोंच लगे वो भारत में वापस आए, उसके पीछे अजीत डोभाल का दिमाग और कूटनीतिक और स्ट्रेटेजी जो उनकी थी वही थी। आज भी जब हम देख रहे हैं कि दोनों देश आमने सामने खड़े हैं और हटने का नाम चीन नहीं ले रहा था, लगातार धमकी दे रहा था, सैन्य शक्ति अपनी बढ़ाया जा रहा था गलवान घाटी में, ऐसे में भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी सेना को मैदान में उतारा। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं कि युद्ध किसी बात का हल नहीं है, लेकिन भारत ने दोनों तरफ से प्रयास किया। जहां मोदी सरकार ने उनके 59 ऐप चीन के बैन करके उसको करारा झटका दिया, वहीं बहुत सारे उद्योग धंधे और यहां के उद्योगपतियों ने यह तय किया कि अब हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे तो चीन का आयात जो आने वाला सामान है उसको हम जीरो करेंगे। सरकार ने भी बहुत सारे जो फैसले थे उनको रद्द किया, जिससे चीन में खलबली मच गई, क्योंकि चीन पहले ही इस समय उस कदम से जूझ रहा है कोविड-19 के चलते कि वहां बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन वहां की खबरें बाहर नहीं आती हैं। लेकिन मोदी सरकार का जो कदम था, जिस तरह से उन्होंने रेलवेज में, सड़क में और बिजली मंत्रालय ने अनेक उनके सौदे अरबों रुपए के जो कॉन्ट्रैक्ट थे चीन के वो रद्द किए थे, तो मोदी की एक कूटनीति थी। आपको एक बात बता दूं कि इसके पीछे बैकग्राउंड है, लेकिन अब अजीत डोभाल जी का आना, हम काफी दिनों से चर्चा बहुत लोग कर रहे थे कि आखिरकार अजीत डोभाल है कहां। जब इस समय इतना तनाव चल रहा है दो देशों के बीच में, वहां अजीत डोभाल जी कभी भी फ्रंट पे नहीं आए, लेकिन जब आए तो पता चला कि उनका कमाल क्या है कि जिस तरह से आए और 2 घंटे उन्होंने बात की। तो क्या बात की होगी उसका एक हिंट बता रहा हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले इसी गलवान घाटी में वही जो कमांडोज जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर सफलतापूर्वक किया था, वो पूरी सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली टीम कमांडोज की ये गलवान घाटी में स्पेशली उनको डिप्यूट किया गया था। तभी लग रहा था कि कुछ होने वाला है और कुछ बड़ा होने वाला है। तो निश्चित रूप से जहां तक मेरा आइडिया है वो अजीत डोभाल जी ने समझाया होगा चीन को कि भाई या तो आप सीधे सीधे समझ जाओ, वरना मेरे पास वो टीम भी है जो घर में घुस के मारने में सक्षम है। तो चीन के अंदर जहां उनके सैनिक बैठे हैं उनको ध्वस्त करने में
जो निपुण हैं, ऐसे कमांडोज की बेहतरीन की टीम और अजीत डोभाल जी का वहां बात करना, उन्होंने तब बात की है जब पूरी तैयारी कर ली है। और चीन और दुनिया के बाकी देश भी जानते हैं कि भारत के अंदर वो शक्ति है, उनके सैनिकों के अंदर वो शौर्य और वो ताकत है कि वो घर में घुस के मारने में सक्षम है। और इसीलिए चीन के अंदर ये दहशत आई है और उन्होंने पीछे हटना ही गंवारा समझा कि भाई अब बात यहां तक आ गई है कि अब अजीत डोभाल जी ऑपरेशन में आ गए हैं तो अभी पीछे हटने में ही भलाई है, इसलिए भी पीछे हटे हैं। दूसरा, इसमें मोदी जी की कूटनीति भी है। उस कूटनीति के कारण चीन बहुत बुरी तरह टूट गया है, बहुत बुरी तरह बौखला गया है और मैं कहूं तो बिखरने को तैयार है। वो कूटनीति वो है कि अब आप समझिए, जब ये कांग्रेस थी और इन्होंने 2007 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया था, 8 में कि पार्टी से पार्टी का समझौता किया था कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। और मदद क्या की? तो मदद उन्होंने की एक दूसरे देश में व्यापार बढ़ाने की। तो उसमें चीन को फायदा पहुंचाने के लिए 30 लाख करोड़ रुपए का व्यापार उस शासन में चीन का बढ़ा। सर, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। अभी आपने कहा कि जिस तरीके से यूपीए या फिर कांग्रेस की सरकार में चीन को बढ़ावा मिला है, उसकी विस्तारवादी नीतियां भी उसने काफी ज्यादा अपनाई हैं, तो यहाँ पर क्या चीन को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जो 1962 में कांग्रेस के राज में इन्हें जगह दे दी गई, इन्हें प्लेट में रख के सारा अक्साई चीन दे दिया गया। तो यहाँ पर एक और बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस के राज में इन्हें बढ़ावा दिया गया, पर अब जो मोदी सरकार, चाहे आप पीएम नरेंद्र मोदी की वो अभी लेह लद्दाख गए थे वो दौरा माने, या फिर ये जो एनएसए अभी कल रात जो बात हुई है उसको लेकर जो तमाम तरीके के अटैक चाइना को लेकर किए जा रहे हैं, चाहे वो चाइना ऐप को लेकर हो या फिर चाइना के बहिष्कार को लेकर हो, क्या यहाँ पर चाइना को समझ नहीं आना चाहिए कि ये इस भारत में और उस भारत में काफी ज्यादा अंतर है और अभी से पीछे चला ही जाना चाहिए बार बार? यहाँ पे अब ये हमारी सेना वो नहीं है जो इनकी धोखेबाजी सहकर और देखकर रह जाएगी। ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानती है। देखिए, इस समय चीन बहुत बुरी तरह बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है। और मोदी जी की कूटनीति आप देखिए कि उन्होंने किस तरह से चीन को झटका देने का एक प्लान बनाया। और वो प्लान ये है कि जितने भी चीनी ऐप हैं और चीन की जो कंपनियां हैं, चीन का जो भारत में इन्वेस्टमेंट है, जो उनसे सौदे हुए हैं गवर्नमेंट के स्तर पे भी, उनको आप WTO, एक संस्था है जो वर्ल्ड की जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत आप किसी भी दो देशों के बीच कोई भी समझौता आप करने के बाद उसको कैंसिल नहीं कर सकते, ये रूल है। तो चीन से जो समझौते हुए पड़े हैं, जो आगे चलने वाले होने थे, जैसे कि रैपिड रेल का दिल्ली और मेरठ का था, करोड़ों रुपए का था, लेकिन उसको आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते। और इसलिए मोदी जी जब ये देख रहे थे कि मेरे देश के युवाओं को रोजगार कैसे दूं, यहां की कंपनियों को स्टैंड कैसे करूं, जो कांग्रेस के टाइम में उन्होंने जो पार्टी टू पार्टी समझौता किया और चीनी कंपनियों को बढ़ावा दिया, चीनी सामान भारतीय बाजार में उतारे गए। एक मोबाइल फोन, एक फैसिलिटी का अगर किसी और कंपनी का 50,000 में जो फैसिलिटी दे रहा है, वही चाइना का फोन 15-20 हजार रुपए में दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसको कांग्रेस के शासनकाल में छूट दी गई, सब्सिडी दी गई, जिसके कारण चीनी कंपनियों को भारत में बाजार मिला, उन्हें बढ़ावा मिला। अब मोदी जी उनको किक आउट करना चाहते थे, तो WTO की संधियां उसके आड़े आ रही थी। लेकिन यहां एक कानून है और वो कानून ये कहता है कि यदि किन्हीं दो देशों में आपस में युद्ध की स्थिति बन जाए, ऐसी स्थिति में वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, ऐसी स्थिति में उनके ऐप को बैन कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में एक दूसरे से रिश्ते को तोड़ा जा सकता है। बस यही योजना मोदी जी की थी कि यदि चीन अब की बार कोई बदतमीजी करेगा, कोई तनावपूर्ण स्थिति पैदा करेगा, उसी मौके की तलाश भारत सरकार को थी। जैसे ही उसने घाटी में आकर के और यहां लद्दाख एरिया में अपनी सेना की बढ़ोतरी की और उसने भारतीय सैनिक पे हाथ छोड़ दिया, यही चीन ने भारी भूल की। और तभी मोदी जी ने प्रण किया कि अब ये भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जब ये शब्द बोले थे तभी चीन को समझ लेना चाहिए था, लेकिन चीन समझा नहीं। उसने इसको समझा, कैसे समझा? उसने सैनिक और बढ़ा दिए, टैंक तोप बढ़ा दिया और उसने सोचा कि भारत को डरा दूंगा,
डराने के लिए अपना वहां सारा अमला फिट कर दिया उसने लद्दाख में। सर एक तरफ हमारी सेना हो या फिर हमारी सरकार हो, वो हमेशा, जैसे कि अभी पीएम नरेंद्र मोदी की आपने बात की, आपने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे एक भी सैनिक का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो दूसरी तरफ हमारी सरकार और सेना तैयार है चाइना से बदला लेने के लिए, और दूसरी तरफ भारत की सेना हो या फिर हमारी सरकार हो, उसका मनोबल गिराने के लिए तैयार रहते हैं राहुल गांधी, और वो सेना पे बार बार सवाल करते हैं। वो राहुल गांधी जो रक्षा मामलों की संसदीय समिति में एक बार भी नहीं गए। जी, मैं पहले वो बात आपको बता रहा था कि जो मोदी सरकार की तरफ से हुआ कि जब ये माहौल वहाँ खराब हुआ, तनावपूर्ण, ऐप बैन हुए, व्यापार संधियां तोड़ दी गई, जिसके कारण अरबों रुपए का नुकसान चीन को हुआ, उसमें चीन के अंदर बौखलाहट पैदा हुई। तब कांग्रेस की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इन कांग्रेसियों में भी बेचैनी लगातार रही कि जो हमने चीन को फायदा पहुंचाया था, जिसके लिए समझौता हुआ था, और शायद, मैं शायद कह रहा हूं क्योंकि यह जांच का काम सरकार का है, शायद उनका व्यापार धंधे बढ़ने का चीन के जो भारत में बढ़ रहे थे, इससे कोई ना कोई लाभ या कमीशन कांग्रेस को मिलता होगा। कांग्रेस में बौखलाहट थी बहुत ज्यादा, और वो झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत की जमीन पे कब्जा हो गया है, अब भारत की सेना कुछ करती क्यों नहीं, मोदी जी बदला लेते क्यों नहीं। मतलब वो चाह रहे थे कि किसी तरह भारतीय सेना उकसावे में कोई काम कर दे। एक तरफ तो राहुल गांधी लगातार मोदी जी पे सवाल उठा रहे थे, सेना पे सवाल उठा रहे थे और उकसा रहे थे कि कार्रवाई क्यों नहीं करते, जमीन खाली क्यों नहीं कराते, हमला क्यों नहीं कराते। मतलब उनकी मंशा यह थी कि भारत की सेना हम युद्ध की आग में झुक जाए। लेकिन दूसरी तरफ वहीं, जैसा आपने कहा कि संसदीय दल की बैठक होती है, मीटिंग होती है, रक्षा मामलों की संसदीय समिति है, उस समिति में असल में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 मेंबर चुने जाते हैं, जो सभी पार्टियों से होते हैं। और ये जो होती है रक्षा समिति, ये मिनी संसद कही जाती है। कोई मामले पे अगर ये राय रखते हैं संसद के ऊपर, तो पूरी संसद फिर उसमें कार्रवाई करती है, सरकार उसमें कार्रवाई करती है। ये जो संसदीय दल है रक्षा मामलों का, इसकी 11 बार मीटिंग हुई, क्योंकि देश के जो मौजूदा हालात हैं उनको लेकर के ये मीटिंग होती है। उसमें एक भी बार राहुल गांधी नहीं गए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का इस संसदीय समिति में नाम था। तो ये एक भी बार नहीं गए। इससे पता लगता है कि राहुल गांधी कितने गंभीर हैं देश की सुरक्षा को लेकर। अगर वो इस चिंता इतनी कर रहे थे सैनिकों की और चीन की और लद्दाख की, कि लद्दाख एरिया में जमीन कब्जा ली, भाई ये जो संसदीय दल की मीटिंग हो रही थी रक्षा मामलों पे, वहां जाते तो उनको पता लगता, वहां डिस्कस होता कि क्या सेना की स्थिति है, क्या हमारी स्थिति है। लेकिन इनको वहां नहीं जाना है, इनको बस टीवी पे बैठकर या ट्वीट करते हुए वीडियो बनानी है। आजकल वीडियो बनाने का शौक है, बाल पापा की तरह करके, और सीधा सा मुंह बना के पत्रकार बनने का शौक है, उल्टे सीधे सवाल करते हैं। इनको केवल और केवल लोगों में भ्रम पैदा करना है। आपको बताऊं कि ये समिति जो है 4 से 9 नवंबर के बीच ये गैंगटोक, नाथुला दर्रा, गुवाहाटी में, तवांगा में और शिलांग में ये इन्होंने दौरा भी किया है। जो बॉर्डर एरिया है, चीन से लगती हुई सीमा है, उनमें टेंशन होती रहती है, इसलिए इस संसदीय दल ने दौरा भी किया। उस दौरे में भी ये राहुल गांधी एक भी बार नहीं गए। कांग्रेस से मैं पूछता हूं, राहुल गांधी से मैं आपके चैनल के जरिए पूछता हूं कि राहुल गांधी जवाब दें कि जब देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई समिति, जिसमें आपका नाम शामिल है, वो बैठ करके मीटिंग करती है, आप उसमें 11 में से एक भी बार नहीं जाते। वही दल जब चीन के बॉर्डर से लगते हुए एरिया का दौरा करता है, सुरक्षा समिति जाकर के मेंबर जाते हैं जिसमें आपका भी नाम है, आप क्यों नहीं गए? क्या आपका कोई इंटरेस्ट देश की सीमा की सुरक्षा के लिए है नहीं? आप नकली दिखावा करते हैं केवल टीवी के ऊपर आकर, आप केवल नकली ट्वीट करते हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, ये सब दिखावा है। आप केवल चीन को फायदा पहुंचाना चाहते थे, जो समझौता आपने 2008 में किया था। लेकिन आप भारत से कोई लगाव नहीं रखते, इससे जाहिर हो रहा है इनको भारत की सुरक्षा से, भारत के सैनिकों से कोई लेना देना नहीं है। इससे तो यही जाहिर हो रहा है, ये केवल सवाल उठाते हैं, लोगों के बीच भ्रम पैदा करते हैं और सैनिकों का अपमान लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी इस पर जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए।